हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के सिलेबस से जो हमारा टॉपिक है लिंग की असमानता। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे टॉपिक की पार्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सारे नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल आज से हम फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी सोशोलॉजी, देखो आपको हम बता दें कि जो आपका मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है इसमें आपका सिलेबस दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला जो है वो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी किया है तो उससे पूछा जाना है। और आपका आधा पार्ट यानी कि टोटल 20 टॉपिक दिए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के सिलेबस में। तो 10 टॉपिक आपके सोशोलॉजी से पूछे जाने हैं, यानी कि समाजशास्त्र से पूछे जाने हैं, और 10 टॉपिक आपके मेडिकल लाइन से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आपका 20 टॉपिक बनता है। ठीक, उसी टॉपिक में हम जो आपके सोशोलॉजी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी टफ लगते हैं सबको, क्योंकि मेडिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सब कर ले जाते हैं, लेकिन बात दिक्कत आती है सिर्फ और सिर्फ सोशोलॉजी में। ठीक है, तो उसी के रिकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सोशोलॉजी के सब हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हम सारे डिस्कस ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर पार्ट वाइज सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अब से जो पढ़ा रहे हैं अब से रिवीजन क्लास रहेगी और लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है लिंग की असमानता। ठीक है, इसमें क्या है, लैंगिक आधार पर महिलाओं एवं पुरुष में भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे। मान लो वहाँ पर आ गया कि लिंग की असमानता का अर्थ क्या है, तो नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे, तो उसमें लिखा होगा कि पुरुष और महिला के लिंग के आधार पर भेदभाव करना ही हमारा लैंगिक असमानता के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। देखो, थ्योरी तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी से आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे छांटना है, ये आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग एवं सामाजिक एक जैवीय तथ्य है। जो आपका लिंग है ये एक सामाजिक एवं जैविक घटक होता है, तथ्य होता है। अब सामाजिक कैसे है, समाज द्वारा निर्मित संरचना होती है, और जबकि का है जन्म द्वारा निर्मित संरचना होती है। जैसे समाज में रह रहे होते हैं तो वहाँ के आप पुरुष हैं महिला हैं, लेकिन जन्म के दौरान आपका लिंग निर्धारण होता है, आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो ये आपका जैविक तथ्य या जैविक घटक के अंतर्गत आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखेंगे लैंगिक असमानता के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। फिर बता रहे हैं कहीं एग्जाम में देखने को मिले कि आपका लैंगिक असमानता के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो बाय द वे वहाँ पर आपको ऑप्शन केवल ये दिया होगा, आर्थिक सामाजिक नैतिक जो भी दिए होंगे, आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र, समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। अब लेकिन ये सोच बदल रही धीरे धीरे, क्योंकि महिलाएं भी अब हर जगह बराबर पुरुष के एवज में क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो। लगभग हर जगह पर अब महिलाएं बराबर पुरुषों के साथ साझेदारी करती हैं। ठीक है, काम में हो या किसी भी काम में हो, साझेदारी कर रही हैं। अब हालांकि गांव में इसका भी एवरेज कम है, लेकिन शहरों में ज़्यादा होता है। ठीक है, गांव में महिला अभी भी घरेलू काम करती है, लेकिन शहरों में आप देखेंगे तो महिलाएं जो होती हैं वो पुरुष के साथ साथ वो भी जॉब करती हैं, समाज में अपना हाथ बटाती हैं। ठीक है, घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित है। ये है आपका सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, लैंगिक असमानता का एक सामाजिक जो क्षेत्र होता है कि घर में बच्चों का पालन पोषण करना, ठीक है, घर में घरेलू काम करना, खाना बनाना, भोजन बनाना, ठीक है, घर की काम काज करना, ये आपका सामाजिक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या है, आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। अंतर कैसे है, अब मैं देखो यहाँ पारिश्रमिक लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि अगर आप देख लीजिए, अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर अगर कोई महिला जॉब कर रही है तो वो पुरुष के एवरेज में कम सैलरी पाती है। ठीक है, अगर कोई बंदा होगा पुरुष है तो वो महिला से, मान लो पुरुष 10,000 पे काम कर रहा है तो महिला 7 या 8,000 तक पाती है। ये एक मेंटालिटी होती है आर्थिक स्थिति को मानकर, उनसे ये माना जाता है, उनसे ये सोच रखी जाती है महिलाओं से कि ये महिला जो है काम ज़्यादा नहीं कर पाएगी पुरुष की अपेक्षा। वाकई बात है कि पुरुष के पास क्या होता है, बल ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा, इसलिए वो ज़्यादा काम कर ले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके
पारिश्रमिक यानी कि वेतन में उनके अंतर होता है, ये आपका आर्थिक क्षेत्र होता है। पहला मैंने बताया सामाजिक, दूसरा आपका होता है आर्थिक क्षेत्र। ये होते हैं लैंगिक असमानता के क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र। इसमें क्या है, सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं। वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो महिलाओं को प्राथमिकता कम देते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो आप जिस गांव में रह रहे हैं या जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर आपके मान लो महिला सीट है। महिला सीट ये मतलब कहने का मतलब है कि आपके ग्राम में ग्राम प्रधान का एक चुनाव होना है, तो वहाँ पर महिला सीट हो गई। तो आपने देखा होगा उस महिला का इलेक्शन तो होना है, महिला उम्मीदवार होगी, लेकिन अगर पोस्टर छपता है तो महिला का नाम नीचे होता है, उसके हस्बैंड का नाम ऊपर होता है। देखा होगा आपने। देखो क्या है, ये भी क्या असमानता है कि नहीं है। महिला का नाम छोटा सा लिखा होगा कहीं कॉर्नर में, लेकिन उसके हस्बैंड का नाम बड़ा सा लिखा होगा। तो क्या है, वहाँ पर कहने का मतलब वो लड़ तो महिला ले इलेक्शन, लेकिन दबदबा क्या है, पुरुष का कायम है। ये राजनीतिक क्षेत्र में है। ठीक है, प्राथमिकता कम दी जाती है, चाहे किसी का अध्यक्ष बनाना हो, चाहे किसी दल का प्रमुख नेता बनाना हो। वो महिलाओं को असमानता के कारण यानी कि लिंग की असमानता के कारण उनको प्रमुख यानी कि उनकी उनकी प्रमुखता कम दी जाती है। ठीक है, उनकी प्रायोरिटी कम दी जाती है पुरुष की अपेक्षा। नेक्स्ट देखेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में। लेकिन हालांकि अब क्या है, सब ज़माना चेंज हो रहा है। आप देख रही हैं हमारे भारत देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, क्या है, महिला ही तो हैं, इतने बड़े पद पे हैं। तो अब धीरे धीरे सब कम हो रहा है। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर अक्सर में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता। फिर वही बात है, देखो कभी अपनी मूवी देख रहे होंगे तो वहाँ पर अभिनेत्रियों को, जो हमारी अभिनेत्री होती है, उनको मुख्य किरदार के रूप में बहुत कम दिया जाता है। नेक्स्ट है खेल क्षेत्र में। खेलों में मिलने वाले पुरस्कार की राशि पुरुष खिलाड़ियों की बजाय महिला खिलाड़ियों की कम होती है। सही बात है, अगर कोई पुरुष खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल रहा है या फिर नेशनल खेल रहा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा, अगर विराट कोहली की आपको हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि विराट कोहली की सैलरी अगर वनडे वनडे मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, एक दिवसीय मैच होता है, उसमें मान लो विराट कोहली की सैलरी कितनी है एक दिन की, 20 लाख रुपए। तो वही आपने जो इंडियन महिला क्रिकेट टीम की कौन है कप्तान, हरमनप्रीत कौर है, तो उनकी क्या होगी, उनकी सैलरी कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है, भेदभाव है। लिंग के आधार पर जो मिलने वाली सैलरी है खेल के लिए, वो भी लिंग के आधार पर क्या है, कम ज़्यादा होती है। तो ये लिंग की असमानता हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे क्षेत्र हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कभी कभी कौन से क्षेत्र होते हैं, तो राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, खेल क्षेत्र हो गया। ये तमाम सारे क्षेत्रों में आपको लिंग के आधार पर यानी कि पुरुष और महिला के आधार पर असमानता देखने को मिलती है। चीज़ों को आप धीरे धीरे समझेंगे, चीज़ें आपको आसान लगेंगी और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझे होंगे, पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप ऐसे कर ले जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो आप 2693 पद है ना, 2693 पद हैं, आपको केवल एक सीट चाहिए। आपको 2692 से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये मान के चलिए, इसमें महज आपको हम बता दें 60 से 70 हज़ार फॉर्म पड़ा है, ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पड़ा। इसलिए आप एड़ी चोटी से जोर लगाकर एग्ज़ाम को क्लियर कर जाइए, क्रैक कर जाइए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप एग्ज़ाम की टेंशन मत छोड़िए, एग्ज़ाम जब भी होगा, लेकिन आप अपना 100% आउटपुट दीजिए। ठीक, 100% आप आउटपुट दीजिए, तैयारी ज़बरदस्त रखिए। चाहे 1 महीने में एग्ज़ाम हो, चाहे 2 महीने में हो, या 1 साल बाद हो, जब भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको अपना 100% आउटपुट देना है। ठीक है, आप टेंशन एग्ज़ाम की मत लीजिए, आप लगातार धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। आप मान लीजिए पहले तैयारी करते थे 5 घंटे, लेकिन अब क्या है, आपको रिवीजन करना है। सिर्फ और सिर्फ आप ईमानदारी के साथ महज 2 घंटे दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अब यह करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करना है। अब बात करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से हो पाता है, या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई मान लो हमारे इसमें देखिएगा, जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ जी हैं। क्या है, सोमनाथ जी हैं इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, पुरुषों को हर जगह प्रायोरिटी पहले दी जाती है, चाहे किसी विज्ञान क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, महिलाओं को कम प्रायोरिटी दी जाती है पुरुष की अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या है, उनके लिंग के आधार पर ही असमानता देखने को मिलती है। अब देखेंगे लैंगिक असमानता के कारण क्या क्या होते हैं। पुरुष प्रधान सोच, कैसी प्रधान सोच है हमारे समाज की, हमेशा पुरुष प्रधान सोच रहती है।
क्योंकि क्या है, घर का मुखिया क्या होगा, पुरुष होगा। जो पुरुष काम करेगा वो महिला काम नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पद पर और बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हैं, आजकल महिलाएं भी हासिल कर रही हैं और कर भी रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है ग्रामीण सामाजिक प्रणाली। अब देखो लैंगिक असमानता के क्या है, गाँव में क्या है, महिलाओं को घर के काम देखना पड़ता है। ठीक है, पुरुषों को बाहर काम देखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ग्रामीण जो सामाजिक प्रणाली है वहाँ पर उनका नज़रिया होता है कि पुरुष प्रधान माना जाता है, महिलाओं को कम प्राथमिकता दे दी जाती है, ऐसा माना जाता है। शिक्षा का अभाव सबसे मेन फैक्टर जो होता है आपका, सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है लैंगिक असमानता के कारण का, वो शिक्षा का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं कम पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं। ठीक है, उनको कम महत्व दिया जाता है समाज में। और जो लोग, अब हम बात ये पुरुषों महिलाओं की भी नहीं कर रहे हैं, पुरुषों की भी कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष भी कम लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं कहीं कहीं, तो वो जान नहीं पाते हैं कि अपनी अपनी वाइफ के साथ कैसा बिहेव करें और क्या करें। तो शिक्षा के अभाव के कारण भी लिंग की असमानता देखने को मिलती है। दहेज प्रथा भी लिंग असमानता का कारण है। धार्मिक कारण हो गया, लड़के की चाह हो गई, ये हमारे क्या है, एक लैंगिक असमानता के कारण होते हैं। गरीबी, जाति, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लैंगिक असमानता को कम करने के उपाय, देखो अगर कोई भी टॉपिक होता है आपके मुख्य सेवक का सिलेबस में, अगर कोई भी टॉपिक है, मान लो घरेलू हिंसा दिया है, तो घरेलू हिंसा क्या है पहले ये समझिए, फिर घरेलू हिंसा में होता क्या क्या है वो समझिए, फिर घरेलू हिंसा के कारण क्या है वो समझिए, फिर घरेलू हिंसा के उपाय क्या है ख़त्म करने के वो भी समझिए। तो कोई भी टॉपिक होता है, उसका कारण, उसकी परिभाषा, उसका निवारण, ये 3 चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने सबसे पहले इसमें कारण बताए हैं, फिर बताया कि लिंग असमानता होती क्या है, पुरुष और महिलाओं में लिंग के आधार पर भेदभाव करना हमारा लैंगिक असमानता होता है। ठीक है, उसके मैंने कारण बताए, अब उसके हम कम करने के उपाय बता रहे हैं। वैधानिक सुधार, यानी कि सरकार को वैधानिक सुधार बनाए। ठीक है, कोई नियम कानून बनाए और उसका ज़मीनी हकीकत पर, यानी कि कागजी कार्यवाही ना होके ज़मीनी स्तर पर उसका लागू हो। स्त्री शिक्षा का प्रचार, जब घर में पढ़ी लिखी स्त्री होगी तो उसका माहौल भी अच्छा रहेगा, बच्चों को पढ़ा भी पाएगी, घर को मैनेज भी अच्छे से कर लेगी। ये भी क्या है, लैंगिक समानता को कम करने का एक उपाय है। रोजगार एवं रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, इसमें क्या है, हम रोजगार किसी को दे रहे हैं या अपने लिए रोजगार कोई ढूंढ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, लैंगिक समानता कम होगी। मातृत्व का मौलिक अधिकार, स्त्री संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना। तमाम देखा होगा एनजीओ चलते हैं, शहरों में एनजीओ चलते हैं, उसका जो हेड होती है मैक्सिमम महिला ही होती है एनजीओ का। तो ऐसे संगठन बनाए जाएं जिनकी सहायता से महिलाओं को उस संगठन का अध्यक्षा बनाया जाए, जिससे क्या है, समाज में स्त्री का महत्व बढ़े और लैंगिक असमानता धीरे धीरे कम हो जाएगी। प्रतीकों का विरुद्ध मोर्चा, स्त्री सशक्तिकरण, सरकार तमाम प्रकार की स्त्री या नारी सशक्तिकरण की योजनाएं चलाती है, चाहे जो भी योजना हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये योजना आई थी ना, तो तमाम प्रकार की सरकार योजना चलाती है। जैसे पिंक आपके वहाँ मिशन शक्ति, यूपी में मिशन शक्ति चल रहा था, उसमें क्या था, बच्चियों और महिलाओं को उनका कोई दुरुपयोग न करने पाए, ऐसी योजना सरकार चलाती है नारी सशक्तिकरण के लिए। ग्रामीण समाज में जागरूकता फैलाकर, यानी कि ग्रामीण गांव क्षेत्र में तमाम प्रकार की जन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर इस असमानता को दूर किया जाए। नेक्स्ट है नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं। अब देखो सरकार क्या है, विभिन्न प्रकार की नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाती है। वो कौन सा है, मैंने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। कहाँ से, ये केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। तो योजना कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बालिका लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे देश में क्या है, लिंगानुपात क्या है, 943 पर 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिला ही हैं। तो सबसे खराब जो अपने भारत देश का लिंगानुपात था वो हरियाणा का ही था, इसीलिए ये योजना हरियाणा से लॉन्च हुई थी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था, 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत योजना थी, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सभी लोग जानते हैं, सिलेंडर वाला ना, गैस वाला। ठीक है, जो महिलाएं घर पे चूल्हे पे खाना बनाती थी, लकड़ियों से लाकर खाना बनाती थी, उनके लिए केंद्र सरकार हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आई थी, जो हमारी 1 मई 2016 को बलिया जिला है यूपी का, जो सबसे पूर्वी जिला है,
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। वहाँ से हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर गृहिणियों और गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए। मैंने बताया गैस सिलेंडर वाला है ना। नेक्स्ट हमारा है महिला शक्ति केंद्र योजना। ये हमारी 2017 स्टार्ट हुई थी, गाँव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए। फ्री सिलाई मशीन योजना, इस योजना में 20 से 40 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती थी। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक निःशुल्क सिलाई मशीन की प्रदान की जाती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हमारी फ्री सिलाई मशीन योजना थी उसमें कितनी निःशुल्क सिलाई मशीन हर राज्य को प्रदान की जाएंगी? तो थी 50,000 प्लस। ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। ये हमारी 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब क्या था? माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकने तक 100% तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं को प्रसव को किया जाता है। यानी कि इसमें क्या था, नाम से स्पष्ट हो रहा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। इसमें महिलाएं जो होती थी गांव में रह रही हैं, अगर उनको प्रसव हो रहा है तो इस दौरान उनका इलाज जल्दी पहुंच जाए हॉस्पिटल, उनका जो इलाज हो प्रशिक्षित जो हमारी नर्स है, ट्रेन नर्स हैं, उनके अंतर्गत ही किया जाए, उनकी देखरेख में ही किया जाए, इसलिए इस योजना को लाया गया था। अब देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में क्या इंडेक्स आई थी, जारी कौन करता है इसको? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसमें जो कुल देश पार्टिसिपेट करते हैं 156 देश करते हैं, और इस इंडेक्स में यानी कि सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड का था, और भारत की जो रैंक थी 146वीं रैंक थी। ठीक, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, ठीक, जहाँ पर तालिबान सरकार चल रही है। इसको आप याद रखिएगा। रिपोर्ट जारी करने के आधार क्या है? आर्थिक भागीदारी एवं शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवता, राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी 4 बेस पर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। 2011 की जनगणना देखो क्या है, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। मैंने अभी बताया 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिला होती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या था? केरल था। कितना था? केरल था। 1084 महिला थी 1000 पुरुषों पर, यानी महिलाएं वहाँ पुरुष से ज़्यादा थी। और सबसे कम मैंने बताया कि हरियाणा का था, 879 महिला 1000 पुरुषों की थी। तो सबसे ज़्यादा केरल का और सबसे कम आपका हरियाणा का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना ट्यूशन एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।